हेलो एवरीवन, मैं हूं हेमलता गौतम और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग टॉक सिटी वुमेन मैगजीन पर। दोस्तों, कितना अच्छा लगता है ना जब हम किसी यंग अचीवर की कोई खबर देखते हैं या पढ़ते हैं। उसे ना जानते हुए भी हम उस पर प्राउड फील करते हैं। मन में यही ख्याल आता है कि वाह, क्या टैलेंटेड बच्चा है। पर क्या कभी सोचा है उस टैलेंट की वजह से आज जिसके बारे में आप उसकी इतनी दिलचस्पी से खबर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसी टैलेंट पर कितने लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाए होंगे उसके भविष्य को लेकर के। चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही यंग एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट से जिसकी अब तक की लाइफ जर्नी इंस्पायरिंग तो है ही, पर आप पेरेंट्स को भी बहुत कुछ सोचने को मजबूर करेगी। लेट्स वेलकम आर्टिस्ट मीनाक्षी शुक्ला। हेलो मीनाक्षी, वेलकम टू ट्रेंडिंग टॉक्स। Hi, how are you? आई एम गुड मीनाक्षी। मीनाक्षी, आपने अपना आर्ट करियर कब और कैसे शुरू किया? जब मैं छोटी थी तो तब से मैं आर्ट कर रही हूँ। एक्चुअली में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जब बड़े होते हैं तो वो आर्ट करना बंद कर देते हैं, बट मेरे साथ ये केस नहीं था। मैं हमेशा से आर्ट कर रही हूँ, मैंने कभी उसे बंद ही नहीं किया। बट मैं बहुत ज्यादा स्टडीज में खराब थी, तो उसकी वजह से क्या होता था कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते थे। एंड मेरी आर्टिस्टिक जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है उसकी वजह से मैं किसी और से रिलेट नहीं कर पाती थी, उनके थॉट प्रोसेस से रिलेट नहीं कर पाती थी। तो वो मेरे लिए काफी बड़ा इशू था, जो मुझे फ्रेंड्स बनाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी उसकी वजह से। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं स्केचेस करूंगी और बहुत ज्यादा उस पे अपना टाइम दूंगी। और वहां से जब मैंने अपने इमोशंस की सुनी और पेंसिल स्केचेस बनाना स्टार्ट किए, तब मुझे वो इतना ज्यादा फैसिनेटिंग लगा, मुझे एकदम उससे इतना थेरेपी वाइब्स आने लग गई थी। तो मैंने कभी बंद नहीं किया एंड वहां से मेरी जर्नी जो थी वो बिगिन हुई। हम्म। मीनाक्षी, आप स्केचेस के जरिए बहुत ज्यादा इमोशंस को कैप्चर करती हैं, क्या इसकी कोई खास वजह है? मेरा बचपन से जो पास्ट रहा है वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। अम, कुछ रीजन थे जो पर्सनल थे एंड सम रीजंस लाइक मैं स्टडीज में अच्छी नहीं थी, तो टीचर्स की जो ट्रीटमेंट थी मेरे लिए वो बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग थी। लाइक मैं फ्रॉम सेकेंड स्टैंडर्ड, जब से मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा बुरी होना स्टार्ट हुई, सेकेंड स्टैंडर्ड से लेकर के मैंने टेंथ स्टैंडर्ड तक अपना जितना भी टाइम है, स्टूडेंट्स क्लास के अंदर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, मैं क्लास के बाहर टाइम स्पेंड करती थी। तो what they used to do is just take my copy like this and throw it out of the class कि तुम जाओ बाहर बैठो और बाहर काम करके फिर ही अंदर आना। तो लाइक फ्रॉम फर्स्ट पीरियड, पहले पीरियड से लेकर के एंड लास्ट पीरियड तक मैं क्लास के बाहर ही रहती थी। मैं लंच के लिए जाती थी, वो भी मैं लंच भी अकेले करना एंड एवरीथिंग, हर चीज में मैं अकेले ही रहती थी। तो वो अकेलेपन में ना मैं काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी थी। तो मेरे थॉट्स भी बहुत ज्यादा रेसिंग हो चुके थे। तो वो जो रेसिंग थॉट्स थे मेरे, उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे ये मेरे दिमाग से बाहर निकले। मैं बहुत ज्यादा सफोकेट हो रही थी उनके साथ में। तो तब मैंने सोच लिया था, जब मेरे भाई का रिजल्ट आया था, तो मेरी क्लास टीचर ने अंदर आते हुए सबसे पहले यही बोला था कि लाइक बाकी जो लोग होते हैं वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो दिस इज द मेन रीजन जैसे मेरी आर्ट जर्नी बिगिन हुई, कि वो टीचर आकर के बोली कि मीनाक्षी, तुम्हारे भाई का तो इतना रैंक आया है एंड तुम क्या करोगे, तुम सब्जियों का ठेला लगाओगी। उन 70 to 75 स्टूडेंट्स के सामने मैम ने मुझे ऐसा बोला, तो वो मुझे बहुत हर्ट किया। लाइक मैं रोने रोने जैसी हो गई थी ऑलमोस्ट। देन वो मेरा लास्ट डे था स्कूल में एंड उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस चीज को तो रॉन्ग प्रूफ करना ही करना है। देन मैंने सारे अपने जो इमोशंस थे, सारा पेन, हर चीज वो मैंने अपने आर्टवर्क्स पे उतारना स्टार्ट। आई एग्री। जैसे आपने कहा कि मैंने अपने इमोशंस जो है अपने स्केचेस में डालने शुरू कर दिए। आपने स्केचेस को तो अपने अकेलेपन का साथी बना लिया, लेकिन फिर भी दिल और दिमाग के बीच का जो एक लड़ाई होती है, एक झगड़ा होता है, वो क्या बिना काउंसलिंग के जीत पाना आसान था आपके लिए, या आपने काउंसलिंग ली थी किसी तरह की?
मैंने थेरेपिस्ट के पास में गई बैंगलोर में ही। आई वॉज देयर फॉर द लाइक कपल ऑफ मंथ्स। तो मैं जब उनके पास गई एंड मैंने उनसे अपना पास्ट शेयर किया, तो उन्होंने बताया कि मैं बचपन से ही डिप्रेशन में रही हूँ, जो बहुत ही सीवियर था ज्यादा शायद। सीवियर था एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स थी। तो तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, इस वजह से मैं और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ। दिस इज द रीजन व्हाई आई एम नॉट डूइंग ग्रेट। और मुझे साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी था, मैं बुद्धिज्म बहुत टाइम से पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि मैं थेरेपी को कंटिन्यू कराऊंगी। एंड फिर मैंने साइकेट्रिस्ट से भी मैं मिली। तो जो मेरा डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर जो मेरे बचपन से चले आ रहे थे, तो मुझे बहुत ज्यादा सीवियर अटैक्स भी आने लग गए थे। तो जब मैंने साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट किया एंड साइकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट किया, तो मेरी डिप्रेशन एंड एंजाइटी की मेडिसिन भी स्टार्ट हुई। एंड देन मेरे जो रेसिंग थॉट्स के बारे में मैंने आपको बताया, रेसिंग थॉट्स इतने ज्यादा रेसिंग हो चुके थे कि मैंने थेरेपी के पहले 5 महीने, 5 मंथ्स और मोर, मैं सोई ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं सोई थी। मैं सिर्फ और सिर्फ स्केचिंग करती थी एंड मैं जब भी लेटती थी तो मुझे नींद ही नहीं आती थी। मैं रात भर जाग के स्केचेस बनाती थी एंड देन दोपहर में आई यूज्ड टू स्लीप 2 आवर्स और नॉट मोर। तो उसके बाद मैं बहुत ज्यादा और फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, नेगेटिव माइंडसेट मेरा बना था, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं सो पा रही थी। देन मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके स्लीप मेडिसिन भी अपनी स्टार्ट की। तो अब जा करके व्हाट आई फील कि जो भी मैंने अभी तक अपनी लाइफ में किया है, एक्चुअली वो मेरे बेस्ट डिसीजंस थे। इवन इस स्टेट में रहने के बाद भी मैंने अपने लिए बहुत अच्छे डिसीजंस लिए। अपने आप को मतलब कहीं से भी डल फील नहीं होने दिया, और जब भी कोई भी प्रॉब्लम आई तो मैंने खुद पे डाउट नहीं किया। जितना ज्यादा मुझे लोगों ने डाउट फील और डल फील कराने की कोशिश की, मैं मेरे इनर चाइल्ड ने स्पेशली वो स्पार्क को मेंटेन रखा। जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है कि मैंने अपने स्पार्क को कभी भी डल नहीं होने दिया, किसी भी चीज से नहीं, किसी भी बाहर के लोगों की बात सुन करके नहीं। भले ही मैं अंदर से कितनी भी टूट रही थी, लेकिन मैंने कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। ओके। जैसे आपने कहा कि आपने सब कुछ अकेले चीजें झेली हैं, तो फैमिली सपोर्ट कभी नहीं मिला उस तरह का? जैसे कि अगर आपको स्कूल के अंदर अगर टीचर्स ग्रेडिंग के लेकर के आपको दूसरे बच्चों के साथ अगर बोल रही हैं कि इसकी ग्रेडिंग अच्छी नहीं आ रही है, तो क्या पेरेंट्स ने कभी या कोई नियर एंड डियर फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स उन्होंने कहा हो कि ठीक है, ग्रेडिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपके अंदर जो टैलेंट है उसके लिए आपको अप्रिसिएशन जरूर मिलना चाहिए? मेरे पेरेंट्स, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में जब मैं फेल हो गई थी, कंपार्टमेंट आई थी मेरी, तो मेरे पापा ने मुझे बोला था कि अब तुम ये ड्राइंग वगैरह बंद कर दो एंड अभी अब तुम अपनी 12th के बोर्ड्स के बाद ही करना, अभी मत करो। तो आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन कि अब मुझे ये अगर बंद करना पड़ा तो मैं जीऊंगी कैसे। तो मैंने तो ऑफ कोर्स बात नहीं सुनी। मैं बात ना सुनने में बहुत ज्यादा माहिर हो चुकी थी उस टाइम शायद तक तो। इग्नोर करने लगी थी कि बहुत ज्यादा हर चीज में बहुत मुझे टोका टाकी शुरू हो गई, तो इट्स बेटर कि इग्नोर करें और जिससे मुझे खुशी मिलती है मैं वो करूँ। एक्चुअली मैंने इग्नोर करने में मास्टर कर लिया था कि अब मुझे कैसी चीजें इग्नोर करनी है। तो मैं अकेले में भले ही छुप के बनाऊं या चाहे जैसे भी बनाऊं, बट एक चीज ये कि मेरे ट्यूटर बहुत गंदे थे, बहुत गंदे थे। कि वो मतलब उन्होंने, मेरे घर वालों ने उन्हें बोला था ना कि ये पढ़ती नहीं है, इसको थोड़ा सा पुश कीजिए और थोड़ा डांट वाट लगाइए। तो एक्चुअली मैं, मेरे पापा इलाहाबाद में रहते थे, प्रयागराज में रहते थे एंड तो उस रीजन की वजह से ना मेरे घर में सिर्फ दादी रहती है, मॉम भी वर्किंग वुमेन रही है, तो वो भी ऑफिस चली जाती थी। तो आई यूज्ड टू बी अलोन, और दादी क्या ही करेंगी, दादी एक कमरे में बस टीवी देखती रहती थी। तो वो पूरा फ्रस्ट्रेशन, उनके बिजनेस का जितना भी फ्रस्ट्रेशन है या जो भी है, वो सब मेरे पे निकाल देते थे। एंड ही जस्ट यूज टू कम, और अगर मैंने थोड़ा सा भी होमवर्क नहीं किया है
या मुझे किसी चीज में डाउट आ रहा है, ही यूज्ड टू स्लैप मी 16 टाइम्स ऑन माय चीज। तो ये सारी चीजें मुझे इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज कर रही थी स्लोली स्लोली, कि वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल रहा है। जैसे पेन की निब होती है ना, तो वो मेरे थाइस पे बहुत जोर से ऐसे कर रहे थे कि ब्लड आने लगता था उसमें से। और मतलब बहुत ज्यादा मुझे वो टॉर्चर करते थे। कभी एंड पेरेंट्स ने किसी फिर तरह का कोई कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि ठीक है, गुस्सा करने को कहा है, सख्त रहने को कहा है पढ़ाई को लेकर, लेकिन आप ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते हमारे बच्चों को? मैं इतना डर गई थी कि मैं बताती ही नहीं थी किसी से। मैं अगर मेरे बताने से पहले एक्चुअली वो ही मेरी शिकायत इतनी ज्यादा कर देते थे कि ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, और इतने गंदे ग्रेड्स आ रहे हैं, पढ़ नहीं रही है, तो मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी वो मुझसे गुस्सा हो जाते थे। तो मैं कुछ कर नहीं पाती थी उस चीज में, कि मैं हम्म। अगर उनको बताऊंगी तो वो मेरी बात सुनेंगे, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि मैं एक्सक्यूजेस बना रही हूँ। तो ये जो मेरी जर्नी 10th स्टैंडर्ड तक की रही है, वो मेरी पूरी मेरी खुद की जर्नी रही है। मैं इसमें अकेली रही हूँ। एंड फिर 10th में जब मैंने इसको प्रोफेशनली स्टार्ट कर दिया था, अपना पेज बना करके इंस्टाग्राम पे कमीशन वर्क्स लेकर के थोड़ा बहुत अर्न करना, मंथली 5,000 और समथिंग, तो उससे मेरे पेरेंट्स को रियलाइज हुआ कि नहीं, इसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं और ये कर सकती है। इसका इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा बस डिफरेंट है, पर इस पे हम ट्रस्ट कर सकते आज की बात करते हैं मीनाक्षी। आज आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी कर रही हैं, मैंने सुना है। अब आगे फ्यूचर के हैं। क्या प्लान्स हैं आपके? आगे फ्यूचर में एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा कुछ नहीं चाहिए है। बट व्हाट आई वांट इज कि मैं वेल नोन आर्टिस्ट में आऊं, वर्ल्ड के वेल नोन आर्टिस्ट में मुझे काउंट किया जाए। क्योंकि मेरी जो आर्ट है उसमें बहुत सारी मीनिंग्स हैं, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत सारे इमोशंस हैं। तो मैं उनको ऊपर तक लेके जाना चाहती हूँ। अब मैंने इतना ज्यादा रिस्क लिया है, मैंने इतनी ज्यादा चीजें सही है, तो मैं उन्हें पीछे नहीं रखना चाहती किसी से। एंड वो डिजर्व करते हैं इतना अप्रिसिएशन, और लोग उन्हें देखे, लोग आर्ट को देखे। तो मैं उससे वर्ल्ड वाइड फेमस करना चाहती हूँ। मीनाक्षी, आपकी सक्सेसफुल लाइफ को देखकर आई एम श्योर आज जो आपके नियर एंड डियर्स हैं, जो कभी आपको हर चीज पे रोकते थे, टोकते थे, क्वेश्चन मार्क लगाते थे आपके फ्यूचर को लेकर के, अब उनके रिएक्शन श्योरली चेंज हुए होंगे। आप सोसाइटी के लिए या ऐसे पेरेंट्स के लिए जिन्होंने जो अपने बच्चों को उनकी आर्ट को या उनके टैलेंट के लिए उनको सपोर्ट नहीं करते, आप उनको कुछ कहना चाहेंगी? मैं उनको इतना ही बोलूंगी कि ज्यादा बेटर होगा कि अगर आप खुद पे फोकस करें। आप जितना ज्यादा अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करने पे फोकस करोगे, आपको उतना रियलाइजेशन होगा कि कितना ज्यादा क्रूएल है किसी को डाउट पे डालना, और किसी की स्पार्क को डल करने की कोशिश करना, डीमोटिवेट करना, कितना ज्यादा ये क्रूएल्टी में जाता है। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी बैड जो आप कर रहे हो। एंड व्हाट आई फील इज कि अगर ये बॉटल है, एंड अगर मैं इसका कैप निकाल करके इसको ऐसे शेक करूंगी तो इसमें से पानी बाहर निकलेगा। तो वैसे ही ना, जो जिन्होंने मुझे बुली किया, तो वो खुद अंदर से ऐसी चीजों से भरे हुए थे कि वो जब ऐसे शेक होते थे ना, तो उनकी अंदर से ऐसी चीजें निकलती थी। तो आई वॉन्ट टू टेल देम दैट गेट वेल सून। एंड एग्जैक्टली exactly, मैं भी एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी टीचर से, पेरेंट्स से, जो हमेशा बच्चों को जज करते हैं उनकी ग्रेड्स को लेकर। पेरेंट्स भी प्रेशर बनाते हैं, आपके बच्चा जो ए ग्रेड नहीं लेकर आ रहा है वो बी ग्रेड पर है, और ये बहुत कॉमन हो चुका है। और कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स भी उसमें फंस के रह जाते हैं, जबकि सच्चाई है कि बैक बेंचर्स जो है वो आज हेडलाइंस बना रहे हैं अपनी एबिलिटीज के साथ। राइट? आपकी तरह बिल्कुल जैसे मीनाक्षी शुक्ला बना रही है। वी रियली प्राउड ऑफ एक्चुअली यू। आप प्लीज कंटिन्यू रखिए ये सब चीजें। और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अभी 1000 स्टूडेंट्स के साथ अपनी एक वर्कशॉप जो है वो कंप्लीट की है, उसके लिए भी। थैंक यू सो मच। और थैंक यू वंस अगेन, आपने अपनी जर्नी जो है और ट्रू जर्नी जो है वो हमारे साथ शेयर की, ताकि कोई और भी हो
कोई और बच्चा जो आर्ट से रिलेटेड और उसके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा हो या पेरेंट्स जो इग्नोर कर रहे हो, तो उसको किस तरह से एक रास्ता मिलेगा कि वो सिर्फ अपने फोकस करे अपनी आर्ट पर, है ना, अपनी एबिलिटीज पर, अपनी क्रिएटिविटी पर, और आगे बढ़ता रहे। Thank you so much. थैंक्स मीनाक्षी, थैंक यू सो मच।